तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास नाइन्थ का जो पहला चैप्टर था विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ, उसका वीडियो का पार्ट वन अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो के, जाकर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध क्या था वो पूरा पढ़ लिया था। शीत युद्ध से हमें स्टार्ट करना था पार्ट टू में, तो पार्ट टू लेकर आ गया हमें वीडियो का। चलिए इसमें देखते हैं शीत युद्ध क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट वन जिसने नहीं देखा है जाइए देख लीजिए। ठीक है, जाइए चैप्टर में चैनल पर चले जाइए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टाइटल पर क्लिक करके आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शीत युद्ध क्या होता है, बिना कुछ बात किए पहले सबसे पहले जान लेते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध देखिए किसके कारण स्टार्ट हुआ था, पहले मैं आपको ये बताऊँगा, बस शॉर्ट में पहले बताता हूँ, उसके बाद पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत यूनियन जो था यानी कि रशिया, इन दोनों की आपसी दुश्मनी के कारण हुआ था। शीत युद्ध इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों में परस्पर जो लड़ाई थी वह नहीं हुई थी, बस उनके मन में एक दूसरे के प्रति देखिए द्वेष भाव बोलते हैं ना, लड़ाई नहीं होती, लेकिन लड़ाई जैसा माहौल हमेशा रहता था, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा आपको याद रखना है, शीत युद्ध इसे ही कहते हैं। किसके कारण शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, अमेरिका और सोवियत यूनियन की। जब सेकंड विश्व युद्ध हो गया उसके बाद जब अमेरिका और रशिया के आपसी जो प्रतिद्वंद्विता थी, उसके कारण, प्रतिद्वंद्विता यानी क्या, एक दूसरे से प्रति वो रखना कि मैं इससे ज़्यादा वैसा हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, या मेरी सैन्य शक्ति या मेरा राजनीतिक बल जो है उनसे ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अब चलिए पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ के बताता हूँ, पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से नॉलेज गेन होगा। चलिए सब पहला क्या है, दूसरे, देखिए एकदम शीत युद्ध का शुरू से पढ़ रहा हूँ, ध्यान देते रहना। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत रशिया युद्ध समाप्त होते ही परस्पर प्रतियोगी बन गए। ठीक है, उनके आपसी सहयोग का स्थान प्रतिद्वंद्विता ने ले लिया। यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक राजनीति में 40 से 45 वर्षों तक चलती रही। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध में मित्र रहे। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और जो सोवियत यूनियन था वो क्या थे, दोनों मित्र थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसकी जो आपसी सहयोग था उसने प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप ले लिया, यानी एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव आ गए उनके मन में। यह प्रतिद्वंद्विता जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें कितने दिन तक चली, करीब दिन नहीं कितने सालों तक चली, 40 से 50 सालों तक चलती रही। इन दोनों देशों की प्रत्यक्ष युद्ध कभी नहीं हुआ, यानी प्रत्यक्ष यानी क्या, सामने जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, कभी युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन युद्ध की जो ज्वाला है वह अपने मन में लेकिन धधक ही रही थी हमेशा। ठीक है, इतना तनाव उनके संबंधों में उत्पन्न हुआ था। प्रत्यक्ष युद्ध पर, हाँ देखिए, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं पर युद्ध के लिए, ध्यान दीजिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं पर युद्ध के लिए पूरक जैसी तनावपूर्ण स्थिति का वर्णन शीत युद्ध के रूप में किया जाता है। ठीक है, युद्ध नहीं होता युद्ध के लिए, लेकिन तनाव ऐसा माहौल बना रहता है कि युद्ध हो ही जाएगा कभी भी। इसे क्या कहते हैं, ऐसे तनावपूर्ण स्थिति को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। इतना आपको याद रखना है, ये है शीत युद्ध का डेफिनेशन, ऐसा समझ सकते हैं आप। इस कालावधि में अमेरिका में तो महासत्ता थी, पर सोवियत यूनियन ने, देखिए अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, सोवियत यूनियन ने भी आणविक प्रक्षेपणास्त्रों की निर्मित कर अपनी सैन्य सामर्थ्य बढ़ाकर महासत्ता बनने का प्रयत्न किया। अमेरिका उस समय क्या था, महाशक्तिशाली देश था ही, लेकिन क्या किया, रशिया जो था उसने भी जो आणविक यानी परमाणु बम जैसे प्रक्षेपणास्त्रों को जो क्या किया, अपना सैन्य शक्ति यानी सेना जो थी उस अपने को मजबूत किया, और अणु बम जो थे वह ज़्यादा कुछ बनाकर अपने को आपको महासत्ता बनने का प्रयत्न कर रहा था। ठीक है, अमेरिका तथा सोवियत संघ इन दोनों महासत्ताओं का संघर्ष सत्ता स्पर्धा, शास्त्र स्पर्धा, विचार प्रणाली के बीच के मतभेद, एक दूसरे को शह और मात देने की वृत्ति, इन सभी बातों के कारण ही शीत युद्ध क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, आपसे जो इन लोग में जलन थी उसके कारण क्या हुआ था, शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। किसके, अमेरिका और सोवियत यूनियन, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आप सभी को अब मैं बताता हूँ शीत युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, ये पढ़ते हैं। ठीक है, शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए थे, ऐसा आपको पढ़ना है। पहला क्या है, ये देखिए डॉट करके जो दिया है ये परिणाम ही है। पहला क्या है, सैन्य संगठनों का निर्माण, इस पर क्या परिणाम, ये क्या हुआ था, ये एक परिणाम ही है। ठीक है, सैन्य संगठनों का निर्माण होने लगा था। शीत युद्ध की, चलिए पढ़ के बताता हूँ। शीत युद्ध की कालावधि में दोनों महासत्ताओं यानी क्या, अमेरिका और रशिया, दोनों ने सैन्य संगठनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन महासत्ताओं ने ली। ठीक है, नाटो क्या यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ की थी? अमेरिका का नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था ये आपको याद रखना है, NATO। हाँ, और अमेरिका के नेतृत्व वाला यह क्या था? सैन्य संगठन था। उसी प्रकार वर्साय, यह क्या था? समझौता, यह सोवियत संघ के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन कौन सा था, तो आपको यह बताना है वर्साय समझौता, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये क्या आपको लगता है? ये आप पढ़ लेना, जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म करना है, आगे भी बहुत सारे अभी बाकी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर दूँ। अभी पहले चैप्टर स्टार्ट है। विश्व का ध्रुवीकरण क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। ये किसका परिणाम है? उसका ही परिणाम है ये। किसका परिणाम है? शीत युद्ध का परिणाम है। क्या है? विश्व का ध्रुवीकरण, ये सेकंड पॉइंट है। विश्व का ध्रुवीकरण या द्रवी ध्रुवीकरण यानी क्या होता है? शीत युद्ध काल में विश्व के अधिकांश देश, विश्व के जो पूरे वर्ल्ड में जो देश हैं, ठीक है, वह सभी दो महासत्ताओं के गुटों में शामिल हो गए। दो यानी कि अमेरिका और रशिया में। कुछ देश रशिया में चले गए तो कुछ कहाँ चले गए? अमेरिका में चले गए, ठीक है। राष्ट्रों का इस तरह दो गुटों में विभाजित हो जाना, दो गुटों में यानी क्या? कुछ देश कहाँ गए? मैंने बोला अमेरिका में, कुछ रशिया में, ठीक है। तो दो गुटों में विभाजित हो गए पूरी दुनिया के देश, मतलब वो उनके साथ है, जैसे भारत अमेरिका ये सब एक साथ, और कुछ देश रशिया के साथ, या भारत रशिया के साथ, ऐसा भी समझ सकते हैं। हाँ, तो पूरी दुनिया के देश को था क्या था? द्रवी ध्रुवीकरण। देश का जो सभी राष्ट्र हैं उनका दो गुटों में विभाजित हो जाना, इसको ही क्या कहते हैं? द्रवी ध्रुवीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। इससे शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है, और तनाव का क्षेत्र फैल गया, ठीक है। चलिए अभी पढ़ते हैं हम शास्त्रार्थ स्पर्धा क्या होता है, ठीक है। शास्त्रार्थ स्पर्धा क्या है? एक दूसरे को ये क्या है? उसका ही एक पॉइंट है। किसका? जो शीत युद्ध के परिणाम था उसका एक पॉइंट है शास्त्रार्थ स्पर्धा। एक दूसरे को शह और मात यानी क्या? हराने, ठीक है, हमेशा हराने के लिए, शह मात देने के लिए महासत्ता बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या था? बहुत ही बड़ी मात्रा में शास्त्रों का निर्माण करने लगे थे। एक दूसरे को हराने के लिए क्या करने लगे थे? बहुत ही बड़ी मात्रा में शास्त्रों यानी क्या? जो लड़ने के लिए चीज़ें होती हैं उनका निर्माण करने लगे थे। अधिक से अधिक विध्वंसक प्रक्षेपणास्त्र बनाने के संबंध में आवश्यक तकनीकी ज्ञान अवगत करने हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। किंतु इन प्रक्षेपणास्त्रों की होड़ में वैश्विक शांति खतरे में आ जाएगी, इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण प्रक्षेपणास्त्रों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण की प्रयास भी इसी समय हुए, ठीक है। बाद में क्या हुआ देखिए, अभी सब लोग ने क्या किया? ये वाले पॉइंट में क्या है? कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है शास्त्रार्थ स्पर्धा। एक दूसरे को मात देने के लिए, हराने के लिए क्या किया गया? बड़े बड़े बम थे जो और शास्त्र थे उनका निर्माण किया जाने लगा। लेकिन बाद में दोनों देशों को क्या लगा, मतलब इससे पूरे विश्व स्तर पर सभी को क्या होगी? परेशानी होगी। तो क्या किया? इसको रोकने के लिए भी उसी समय कार्य किए जाने लगे। चलिए अभी देखते हैं ये वाला पॉइंट, ज़्यादा टाइम नहीं है। प्रादेशिक संगठनों का निर्माण। इस प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, ये भी एक पॉइंट है। महासत्ताओं की होड़ में विकासशील राष्ट्रों ने एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का निर्माण किया, ठीक है। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था। यूरोप के देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि एशियन संगठन का निर्माण किया, ठीक है। ये है संगठनों का निर्माण। इसमें समझाने लायक तो कुछ है ही नहीं, आपको बस पढ़ के समझ जाना है, ठीक है। चलिए, ये गुट निरपेक्षतावाद क्या होता है ये पढ़ते हैं। गुट निरपेक्षतावाद। शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने पर उस कालावधि में एक और विश्व का द्रवी ध्रुवीकरण हो रहा था। शीत युद्ध शुरुआत होने से क्या हो रहा था? पूरे दुनिया में सभी देशों का विश्व का द्रवी ध्रुवीकरण हो रहा था। हाँ, उसी के साथ साथ कुछ देशों को महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना था। कुछ देश क्या थे? मतलब जो हो रहा था शीत युद्ध, उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। ऐसे राष्ट्रों ने महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने की नीति स्वीकार की। इसे क्या कहते हैं? गुट निरपेक्षतावाद कहते हैं। यानी जो शीत युद्ध में शामिल नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं? गुट निरपेक्षतावादी कहा जाता है, ठीक है। गुट निरपेक्षतावाद शीत युद्ध काल का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, ठीक है। आंदोलन चला जा रहा था। अब चलिए पढ़ते हैं गुट निरपेक्षता क्या होता है। जो देश शामिल नहीं हुए थे उन्हें गुट निरपेक्षतावादी कहा जाता है, ठीक है। किस में शामिल नहीं हुए थे? शीत युद्ध में। चलिए, गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन। हाँ, गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन अब क्या होता है ये पढ़ते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में स्वतंत्र हुए नए राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता विचार का समर्थन किया। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वर्ष 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टिटो, इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकार्नो और घाना के राष्ट्राध्यक्ष क्वामे नखुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन हुआ था जो कि वर्ष 1961 में भारत के प्रधानमंत्री और यूगोस्लाविया के ये सब ने मिलकर क्या किया, इन सब के आंदोलन से आंदोलन हुआ था। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। मैं आपको बता ही नहीं सकता उसमें बताऊं क्या, मैं कुछ समझाने लायक है नहीं, आपको पढ़ने लायक है। जो समझाने लायक है मैं आपको समझा रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। ठीक है, गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन क्या होता है यह पढ़ते हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन। गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध किया था। ठीक है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध। वंशवाद यानी क्या, एक बात राजा बन रहा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, मतलब जिसके अंदर काबिलियत है उसे बनाना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ये सबका विरोध किया। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में भारत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद के इस काल में भी इस आंदोलन को भारत ने सक्रिय समर्थन दिया। शीत युद्ध समाप्त हो जाने पर भी इस आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। ठीक है, शीत युद्ध समाप्त हो गया पर भी इसका आंदोलन का जो महत्व था वह कम नहीं हुआ, वह बढ़ता ही रहा। ठीक है, गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन मानवता, वैश्विक शांति तथा समानता जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। इस आंदोलन ने अल्प विकास राष्ट्रों को एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, कुल मिलाकर गुटनिरपेक्षतावादी जो आंदोलन था वह क्या था, शांति और समानता जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित था। ये आपको याद रखना है। जो सभी जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनको एकत्रित करने में प्रेरणा मिली उस किससे, गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन से। शांतिमय मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने हेतु इस आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया। निरस्त्रीकरण, मानवाधिकारों का संवर्धन के संबंध में आग्रहपूर्ण भूमिका अपनाते हुए गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन ने गरीब तथा अविकसित राष्ट्रों की समस्याएं दृढ़ता के साथ रखी। आंदोलन ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की मांग की। ठीक है, इतने मतलब कार्य किए थे किसने, गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन के जो मूल्यांकन थे उसमें हुए थे ये सब। ठीक है, संक्षेप में कहा जाए तो शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन क्या था, का महत्व कम नहीं हुआ था। इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्र को एकत्रित आने के लिए प्रेरित किया था। अल्प विकसित यानी कि जिसमें विकास नहीं है, रोड नहीं है और विभिन्न प्रकार के पाठशालाएँ नहीं है। ठीक है, और ऐसे राष्ट्रों को एकत्रित करने का क्या किया था, प्रेरित किया था। इस आंदोलन ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के अनेक वैचारिक प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाए। इन राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े होने का एक नया विश्वास दिया। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है जो मैंने पढ़ के बताया, पॉइंट वाइज पूरा बताया है। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। मैं थोड़ा कुछ नहीं समझ में आया जितना मैं कमेंट बॉक्स में बता सकूँ, अब इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकता। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। कमेंट अगर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। वैसे पूरा पॉइंट वाइज जितना भी था मैंने आपको सारा बता दिया है। कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स करके बस पूछ लेना, मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता दूंगा किसी भी चीज़ का। ठीक है, जैसे शीत युद्ध, गुटनिरपेक्षतावाद, कुछ भी आप पूछो मैं पूरा डेफिनेशन आपको दे दूँगा। ठीक है, एक बार कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करने से पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चैप्टर देखिए, अभी मैंने शीत युद्ध से लेके इस चैप्टर में कहाँ तक पढ़ा दिया, जो हमारा था क्या नाम था, गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन, यहाँ तक पढ़ा दिया। अब जो यहाँ से हमारा है शीत युद्ध का अंत, ये वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। 15 मिनट हो चुका है। ठीक है, 15 मिनट हो चुका है। 15 मिनट में हमारा जो जितना था मैंने पढ़ा दिया। अब इसका जो वीडियो का अगला पार्ट है वह अगर आप तक पहुंच जाए, इसके लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगले वीडियो का नया पार्ट जो है वो आपके मोबाइल पर सीधा आपको मिल सके। बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं समझ में आया तो बताना और
मैं आप सभी को बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक मत किया करो, प्लीज़ पूछा करो। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो एक बार, पूछने में क्या जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लिया करो। मैं देखता ज़रूर हूँ कि सबका कमेंट देखता हूँ मैं, ठीक है। कमेंट ऐसा नहीं है किसी का नहीं देखा जाता है, तो एक बार बस कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लिया करो, आप सबको मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो का अगला पार्ट मिलेगा और 10 से संबंधित सभी प्रकार के जो वीडियोस हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लेना, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। पार्ट 3 2 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और पार्ट 3 अगर मैं बना दूंगा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।